हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है, हमने इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस स्टार्ट करी हुई हैं, जिसमें हमने इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल और बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज हम देखने वाले हैं कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो वेरियस हमारे सेक्टर थे, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर, अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, इन सब पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था, वो अब हम स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, अब हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में लो प्रोडक्टिविटी एंड लो प्रोडक्शन थी। प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है कि जो हमारा टोटल आउटपुट आ रहा है वो हमारा बहुत ज़्यादा कम है, और प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि जो पर हेक्टर आउटपुट हमारा आ रहा है वो भी बहुत ज़्यादा कम था। जैसे कि अगर हम कंपेयर करें, अगर हम 1947 के डाटा को 2018 के डाटा के साथ कंपेयर करें, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो नियरली 5.2 टाइम्स जो लोअर थी 1947 में। और दूसरी तरफ अगर हम प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस देखें, वो हमारी 4 टाइम्स जो है लोअर थी 1947 में एज़ कम्पेयर टू डैट ऑफ द 2018। सेकेंडली, हमने यहाँ पे देखा था कि वहाँ पे हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी थी। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी क्यों थी? क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो मेनली किसके ऊपर डिपेंडेंट था? रेनफॉल के ऊपर। अगर रेनफॉल अच्छी होएगी तो हमारा आउटपुट जो था वो भी अच्छा आता था, एंड वाइस वर्सा। कोई भी एक अच्छे से इरिगेशन मीन्स डेवलप नहीं किए गए थे, कोई वेल्स, कोई कैनाल्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर को अच्छे से फ्लरिश करने के लिए नहीं बनाए गए थे। डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? वो फार्मिंग जो हम अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए करते हैं, सिर्फ कमर्शियल पर्सपेक्टिव से नहीं करते, वो होती है हमारी सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब बिल्कुल कम प्रोडक्ट जो है वो बचता था, जो मार्केट में जाता था, जिसकी वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर से कोई भी हमारी जीडीपी नहीं बढ़ पा रही थी उस टाइम पे, और पॉवर्टी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड द थ्रिलर्स ऑफ द सॉइल। अब जो ओनर्स थे, मतलब कि जो हमारे जिम्मेदार थे, और थ्रिल्स ऑफ सॉइल हो गए, जो हमारे लेबरर्स हैं, कल्टिवेटर्स हैं, जो उधर काम कर रहे हैं, उनके बीच में गल्फ था। मतलब कि जो हमारा ओनर था वो ज़्यादा रेवेन्यू लेके जा रहा था, और जो हमारे थ्रिलर्स थे उनको बहुत कम इनकम दी जाती थी, बहुत ज़्यादा मिनिमम लेवल दिया जाता था। इतना लेवल कम होता था इनकम का कि वो सिर्फ अपना खाना ही पूरा कर सकते थे। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। अब जो लैंड होल्डिंग थी वो बहुत ज़्यादा स्मॉल और फ्रेगमेंटेड थी। अब फ्रेगमेंटेड क्या होता है कि जो पीसीज ऑफ लैंड जो हेयर और देयर होते हैं, मतलब कि एक पीस ऑफ लैंड यहाँ पर है, दूसरा पीस ऑफ लैंड कहीं दूर जाकर है, उसकी वजह से क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ रही है। जैसे हमने यहाँ पे कल्टीवेशन की, अब हमें कल्टीवेशन करने के लिए दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, उसकी वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ती थी, और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड होना स्टार्ट हो गया। सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर मैं आपको ब्रीफली आइडिया दे देती हूँ। इसमें क्या होता था कि जो ज़मींदार थे उनका लैंड के ऊपर पूरा ज़्यादा राइट था। वो क्या करते थे? वो किसी भी लेवल तक उसको यूज़ करके उसे जितना मर्जी रेवेन्यू जो है वो ले सकते थे, और वो उसको किस में यूटिलाइज करते थे? वो क्या करते थे कि वो रेवेन्यू को लग्जरीज के लिए लाइफ के यूज़ करते थे, और एक फिक्स सम जो है वो गवर्नमेंट को पे कर देते थे। और ऑन द अदर हैंड अगर हम थ्रिलर ऑफ सॉइल को देखें, वो उनको बहुत ज़्यादा कम, अनलिमिटेड उनकी एक्सप्लॉयटेशन होती थी, और उनको बहुत ज़्यादा कम जो है मिनिमम लेवल ऑफ इनकम दी जाती थी। और जो ज़मींदार थे वो अपने रेवेन्यू को सिर्फ और सिर्फ इन लग्जरीज इंजॉय करने में यूज़ कर रहे थे, और एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फोर्स कमर्शियलाइजेशन में क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो सेल्फ कंजम्पशन को छोड़कर अब वो किसकी तरफ शिफ्ट कर गया था? कमर्शियलाइजेशन की तरफ। मतलब एग्रीकल्चर को आपने कमर्शियलाइज कैसे करना है, उस पे वो ज़्यादा फोकस करता था। तो क्या हुआ कि कैश क्रॉप्स का एग्रीकल्चर करने को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि कॉटन, जूट, शुगर केन, इन सब की कल्टीवेशन होना स्टार्ट हो गई। इंडिगो की बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन करने के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फोर्स किया, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी।
और उसकी वजह से क्या हुआ कि वो इंडिगो की कल्टीवेशन करे जा रहे हैं और उनके पास अपनी सबसिस्टेंस फार्मिंग के लिए भी, कल्टीवेशन करने के लिए भी एसेट्स नहीं है, वो नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह से जो वो ग्रेन्स अपने खुद घर पे कल्टीवेट कर रहे थे, अब उनको वो मार्केट से लेने पड़ रहे हैं और उसके लिए उनको लोन या फिर डेप्ट लेना पड़ रहा है और फार्मर्स की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हुए जा रही है। सो हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बैकवर्डनेस के लिए कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है कि लो प्रोडक्शन थी, लो प्रोडक्टिविटी थी, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी थी, डोमिनेंस हमने देखी कौन सी, सबसिस्टेंस फार्मिंग की डोमिनेंस थी और स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स थी। और अगर हम स्टैग्नेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर बहुत कम ग्रोथ हो रही है, उसके लिए क्या कौन कौन रिस्पॉन्सिबल था कि जो गल्फ हो रही थी ओनर्स और थ्रिलर्स ऑफ सॉइल के बीच में, जिसकी वजह से कोई भी एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही थी, एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा बढ़ नहीं पा रहा था। दूसरा फैक्टर कौन सा रिस्पॉन्सिबल था कि जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया और जो फोर्स कमर्शलाइजेशन होने स्टार्ट हो गई एग्रीकल्चर की, जिसकी वजह से वो अपने सबसिस्टेंस लेवल के लिए जो उनको क्रॉप्स चाहिए थी वो भी कल्टीवेट नहीं कर पा रहे थे। और अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को प्री ब्रिटिश रूल देखें तो वहाँ पे क्या था, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो क्या था, सेल्फ कंटेन्ड, मतलब कि वो खुद ही अपना जो उनको चीज़ें चाहिए अपने रहने के लिए वो खुद कल्टीवेट कर पा रहा था। वहाँ पे फंक्शनरीज भी थे जो कि हमें सर्विस देते थे, गोल्ड स्मिथ की, शू मेकर्स की। कोई भी इंटरमीडिएट नहीं था। डायरेक्ट जो फार्मर्स है वो किंग को पैसा देती थी लैंड पे काम करने के लिए। और इसी वजह से एक फ्रेंच ट्रैवलर आया था जिसका नाम क्या था, बर्नर, जिसने हमारे इंडिया को क्या बोला था, रिचर देन इजिप्ट। तो ये हमारे मेन पॉइंट्स हो गए एग्रीकल्चर सेक्टर के जो हमने देखे थे एट द eve of independence. Now we will discuss about the industrial sector on the eve of independence. Systematic industrialization हो रही थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जिसका मतलब क्या है कि जो हमारा ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट था उसकी डिमांड को कम किया जा रहा था। कैसे कि जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ अप्लाई करके, जैसे कि ड्यूटी ज़्यादा लगा रहे थे वो अपने प्रोडक्ट्स पे ताकि हम एक्सपोर्ट ना कर सकें। और दूसरा जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ थी उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर रहे थे कि वो ग्रो कर सके। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स की जो हमारी डिमांड है उसको कैसे कम कर रहे थे, एक तो वो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगा रहे थे जिसमें वो क्या कर रहे थे, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल का इंडिया से, और दूसरी तरफ वो टैरिफ फ्री इंपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ प्रोडक्ट का इंडिया में। जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जब हमारा रॉ मटेरियल टैरिफ फ्री जा रहा है इंडिया से बाहर तो मतलब कि कॉस्ट उनको कम पड़ेगी ब्रिटिश को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में, है ना, और वो उसी प्रोडक्ट को टैरिफ फ्री वो इंपोर्ट भी कर रहे हैं इंडिया में तो वो और सस्ता हो जाएगा। उसकी वजह से जो हमारे अपने इंडिया हैंडीक्राफ्ट थे उनकी डिमांड जो है वो कम होने लग गई और जो ब्रिटिश के गुड्स थे उनकी डिमांड बढ़ने लग गई। सेकेंडली, डिसअपेयरेंस ऑफ द प्रिंसली कोर्ट्स। जो हमारे यहाँ पे नवाब्स थे, राजास थे, प्रिंसेस थे, वो क्या करते थे, वो इंडियन हैंडीक्राफ्ट को सपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से ही इंडियन हैंडीक्राफ्ट को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइजेशन मिली थी। तो सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको हटा दिया, एंड कर दिया प्रिंसली कोर्ट्स का। कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड प्रोडक्ट। अब जो हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट है उसको किससे कंपटीशन आने लग गया, मशीन मेड प्रोडक्ट से। अब मशीन मेड प्रोडक्ट है तो उसमें ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो अपनी डिमांड किसकी तरफ शिफ्ट करने लग गए, जो ब्रिटिश के मशीन मेड प्रोडक्ट्स हैं। न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। अब न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड, जो वेस्टर्न कल्चर है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट होने लगे हैं, लोग वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट करने की तरफ जाने लगे, जिसकी वजह से भी जो अपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट की डिमांड थी प्रोडक्ट्स की वो बढ़ने स्टार्ट हो गई। इंट्रोडक्शन ऑफ रेल्स इन इंडिया। अब उन्होंने रेलवेज़ की इंट्रोडक्शन की इंडिया में ताकि वो लेस कॉस्ट में उसको ब्रिटिश में ट्रांसफ़र कर सकें रॉ मटेरियल को इंडिया से। अब जो फर्स्ट ट्रेन जो हमारी रन की थी वो कहाँ पे की थी, मुंबई टू ठाणे, और ये कब की थी, 1853 में। ये भी आपको याद रखना है। अब ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ब्लीक हो गया मतलब बैड ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। अब बैड ग्रोथ कैसे हुई कि जो कुछ इंडस्ट्रीज़ जो हैं हमारी उस टाइम पे इस्टेब्लिश हुई थी, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो किसने की थी,
टाटा आयरन और स्टील कंपनी ने, जो कि 1907 में बनी थी, और भी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई थी, क्योंकि जब वर्ल्ड वाइड सेकंड आया था तब उन्होंने देखा था कि बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी हो रही है, उसकी वजह से ये इंडस्ट्रीज़ आई तो थी लेकिन इनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से। सेकेंडली, जो गवर्नमेंट थी वो सिर्फ किस पे सपोर्ट करती थी, स्ट्रैटेजिक एरियाज़ में, जैसे कि रेलवेज, मींस ऑफ कम्युनिकेशन। और आपको पता है यहाँ पे वो क्यों सपोर्ट करती थी एक्सपैंड करने में इसको, क्योंकि उसको पता है अगर रेलवे लाइन्स बढ़ेगी तो हमारा ही फ़ायदा होएगा, हमें ही रॉ मटेरियल जो है वो कम कॉस्ट में ब्रिटेन में मिलेगा। इसकी वजह से वो सिर्फ इन्हीं सेक्टर्स को सपोर्ट करती थी। कोई भी कैपिटल गुड की इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के इंसेंटिव्स नहीं लाए गए। मतलब जो इंडस्ट्रीज़ है वो इंडस्ट्रीज़ नहीं बन पाई जो कि मशीन खुद अपनी इंडिया में प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया जो है वो ब्रिटिश के ऊपर ही डिपेंडेंट रहे अपने कैपिटल गुड्स के लिए। ओके, सो ये हमने जो है ये हमारे मेन हेडिंग्स हैं जो हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में याद रखनी है, जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ने फेस की थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल, कि फॉरेन ट्रेड को क्या इम्पैक्ट पड़ा था अंडर द ब्रिटिश रूल। और ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो इंडिया था वो एक वेल नोन एक्सपोर्टर था किसका, फिनिश गुड्स का, लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई उसने इंडिया को एक एक्सपोर्टर बना दिया सिर्फ किसका, रॉ मटेरियल का, और इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। नेट एक्सपोर्टर ऑफ द प्राइमरी गुड्स, नेट एक्सपोर्टर ऑफ द प्राइमरी गुड्स क्या हो गए, सिर्फ वो रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करता था, जैसे कि कॉटन, जूट, वूल, इनका करता था एक्सपोर्ट। और वो इंपोर्ट किसको करता था, जो प्रोडक्ट्स ब्रिटिश में बनते थे, जैसे कि वो सिल्क के, कॉटन के क्लोथ्स, ये सब एक्सपोर्ट करता था। यहाँ पे जो कैपिटल गुड्स जो इंग्लैंड में बन रहे हैं उसको भी वो इंपोर्ट करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट से। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द इंडियन फॉरेन ट्रेड, मोनोपोली कंट्रोल होगा कि सिंगल हैंडेडली सिर्फ एक फर्म का या कॉलोनी का जब कंट्रोल आ जाता है पूरी इकोनॉमी के ऊपर, वो हो गई मोनोपोली। और हमारे केस में जो ब्रिटिश थी इसकी इंडिया में मोनोपोली बनने स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि जो हमारा 50% ऑफ ट्रेड था वो किसकी तरफ जा रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ जा रहा था, ब्रिटेन में जा रहा था। मतलब कि हम 50% अब जो अपना रॉ मटेरियल है वो हम किसको एक्सपोर्ट कर रहे थे, ब्रिटेन को एक्सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से उसकी वहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रही थी और जो इम्पोर्ट है वो भी बढ़ रहा था, और ब्रिटिश मार्केट जो है वो अपनी इंडस्ट्री में, इंडियन इंडस्ट्री में एक्सपैंड हो रही थी। उन्होंने स्विस कैनाल भी बनाई थी। अब स्विस कैनाल की वजह से क्या हुआ, जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थी ना वो कम होने लग गई। डायरेक्ट ब्रिटेन से इंडिया में प्रोडक्ट्स जा रहे थे, डायरेक्ट रूट बन गया ये। और ये अवॉइड किसको करता था, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को अवॉइड करके डायरेक्टली जो गुड्स हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रहे थे ब्रिटेन और इंडिया के बीच में। और ये कब बनी थी, 1869 पे। और ये भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है मोनोपोली में ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंडिया में। तो हमने क्या देखा कि सरप्लस ट्रेड तो था इंडिया में, क्योंकि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही है। जब कोई भी इकोनॉमी एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है और इंपोर्ट ज़्यादा कम कर रही है तो वो सरप्लस तो है, लेकिन जो सरप्लस ट्रेड हो रहा था वो क्यों हो रहा था, सिर्फ ब्रिटेन के बेनिफिट के लिए। देखिए हमें पता है कि इंडिया उस टाइम सिर्फ प्राइमरी गुड्स एक्सपोर्ट करता था, जो किसका साइन है, एक इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का। अगर वो फिनिश गुड एक्सपोर्ट कर रहा है तो मतलब वो इकोनॉमिकली अच्छा है, लेकिन वो सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ये किसका साइन था, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का। और सेकेंडली, जो भी हमारे ट्रेड से सरप्लस आता था वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नहीं यूज़ करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंस्टेड वो किसके लिए यूज़ करती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए यूज़ करती थी। या फिर जो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, वार्स हो रही हैं, किसकी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगर किसी के साथ वार्स हो रही हैं उस पर वो सरप्लस यूज़ होता था, ना कि डेवलपमेंट के लिए इंडियन इकोनॉमी के। और इसकी वजह से जो इंडिया की वेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ड्रेन होने स्टार्ट हो गई। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आया हो, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके बाकी पार्ट्स कवर करेंगे।